हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन है उसके जो महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, इनसे क्वेश्चंस जो है हमेशा पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इनको आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मुश्किल से 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा, इसे आप लोग इसकी बिल्कुल भी ना करें, पूरा वीडियो देखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलते रहें। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में है, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचते हैं, यह स्थिति क्या कहलाती है? इस स्थिति को कहा जाता है एकाधिकार स्पर्धा। किसी भी राष्ट्र की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा सकती है। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे करके निकाला जाता है। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होता है? सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है। अगर देखिए, सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम गणना करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करेंगे तो क्या करें? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में राष्ट्र का जो टोटल उत्पाद है, ठीक है, और सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत उस देश के अंदर, उस देश की आंतरिक सीमा के अंतर्गत जितना उत्पादन हो रहा है उसे हम टोटल शामिल करेंगे। ठीक है। और जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत बात करेंगे तो हमारे देश में मान लीजिए कोई विदेशी है, ठीक है, वो भी कुछ कमा रहा होगा तो उसकी भी गणना GDP में हो जाती है। उसे जब हम बाहर कर देंगे, उसके बाद जब गणना करेंगे तब वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद आएगा। ठीक। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का इसे जो है यही अंतर होता है। ठीक है, इन दोनों के मध्य में। एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? एडम स्मिथ द्वारा। ठीक है। आप कुछ नहीं, बस वेल्थ ऑफ नेशंस इतना याद रखिएगा। ठीक, अगर इतना कहीं आए तो मान लीजिएगा एडम स्मिथ द्वारा इसकी रचना की गई है। किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो। व्यापार के लिए खुलापन को सामान्यतः मापा जाता है सकल घरेलू पर निर्यात आयात के योग से। किसी अन्य कंपनी द्वारा किसी कंपनी को बलपूर्वक प्राप्त करना क्या कहलाता है? कब्जा करना। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ट्विटर। वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था 1929 ईस्वी में। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जारी किया जाता है श्रम ब्यूरो द्वारा। अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन स्थापित किया गया था नीति आयोग के अधीन, मतलब यह नीति आयोग के अंडर कार्य करता है। सेन सूचकांक का संबंध किससे है? निर्धनता से है। भारत में स्वतंत्रता से पहले निर्धनता की अवधारणा पर विचार किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा। वेल्थ ऑफ नेशंस में व्यक्ति गणना अनुपात विधि संबंधित है निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से। संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। कब की थी? 1995 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया गया था। स्फर्मिंग पद, इसका संबंध किससे है? मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है स्फर्मिंग शब्द। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? वह था अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना की गई थी 1881 ईस्वी में। प्रतिभूति बाजारों के संदर्भ में ग्रीन इशू ऑप्शन का संबंध किससे है? पहली बार सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ओवर अलॉटमेंट प्रावधान जब होता है तो उसे कहा जाता है ग्रीन इशू ऑप्शन। भारतीय कर प्रणाली में आयकर एक निश्चित अनुपात तक बढ़ता है, उसके पश्चात स्थिर हो जाता है। इस प्रकार की कर प्रणाली को क्या कहा जाता है? अवक्रमिक। उसे कहा जाता है अवक्रमिक। वह कर जिसे उन निकायों पर आरोपित किया जाता है जिनके पास ऋणात्मक बाह्य प्रभाव होता है उसे पीगू कर कहते हैं। ठीक है। पीगू कर मुख्यतः हम बताएं अगर सिंपल भाषा में कि पीगू कर लगता किस पे है, तो हर वह सकारात्मक क्रिया जिसके प्रभाव किसी न किसी मात्रा में नकारात्मक होते हैं उन पर पीगू कर लगाया जाता है। जैसे अगर हम मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है या फिर रोड सड़क का निर्माण करना है, ठीक है, तो इसके निर्माण करने के संदर्भ में हो सकता है कि बहुत से पेड़ पौधे काटे जाएं। पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। तो इसकी भरपाई के लिए कि हम यहाँ से पेड़ काट रहे हैं तो हम किसी और जगह पर पेड़ को लगा सकें, इसलिए पीगू कर लगाया जाता है। ठीक है। सीधा सा सिंपल ये है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में विदेशी मुद्रा के कोष का संरक्षण है कौन? RBI जो है
इसका संरक्षण करता है। किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य जिसे सरकार द्वारा किसानों के पारिश्रमिक के तौर पर स्वीकार किया जाता है उसे एमएसपी कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देश में अवसंरचना क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं या समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने और वित्त पोषण सुनिश्चित करने वाला भारत सरकार द्वारा गठित फंड कौन सा है? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, जिसे NIIF कहा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित है आबिद हुसैन समिति। आज़ादी के बाद देश के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आज़ादी के बाद देश के पहले औद्योगिक नीति की घोषणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। रेडियो एक्टिविटी का मापन किया जाता है गीगर मूलर GM काउंटर से। प्रकाश वर्ष की मापक दूरी मतलब अत्यधिक दूरी की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में तौले उसके भार की तुलना में उसके भार में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। वह बल जो अपकेंद्रीय तथा असंरक्षी है उसे क्या कहा जाता है? उसे घर्षण बल कहा जाता है। वह भौतिक घटना जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी अर्थात पेरिस्कोप कार्य करता है, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वाहनों में पश्च दृष्टि अर्थात पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है या कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन द्वारा की गई थी, जोसेफ जॉन थॉमसन द्वारा। किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान कहाँ होता है? उसके नाभिक में होता है। वह तत्व जो सभी अम्लों में निश्चित रूप में उपस्थित होता है उसे हाइड्रोजन कहते हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। वह जीव जो पोषण की मृतोपजीवी विधि पर निर्भर रहता है उसे एगैरिकस, कौन सा है वो? एगैरिकस है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है या यकृत द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। शरीर में प्रचुरता से पाया जाने वाला आयन कौन सा है? कैल्शियम आयन। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन ने। एम्फीसाइमा रोग से प्रभावित होने वाला प्रमुख अंग कौन सा है? एम्फीसाइमा रोग से मुख्य रूप से फेफड़ा प्रभावित होता है। वह रोगजनक जीवाणु जिसके कारण मनुष्य को टाइफाइड बुखार होता है साल्मोनेला टाइफी, ये क्या है? जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी MIP किसे जो है MIP के रूप में जाना जाने वाली वैक्सीन, इसका संबंध किससे है? कुष्ठ रोग जिन्हें होता है उन्हें MIP वैक्सीन या फिर माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है। वेस्ट नील वायरस, यह रोग का प्राथमिक वाहक क्या है? मच्छर है। मच्छर जो है इसका प्राथमिक वाहक है। मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ठीक है, तो मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वह प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है वो चांदी है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? धमनी कहते हैं। ठीक है, जो हृदय से शरीर की ओर अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त जिसमें प्रवाहित होती है उसे धमनी कहते हैं, और डीऑक्सीजेंटेड अर्थात कार्बन युक्त ब्लड जिसमें प्रवाहित होता है उसे सीरा कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है। तो ये थे कुछ ऑनलाइनर फैक्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। क्वेश्चन कहाँ से बन जाए कैसे बन जाए कोई नहीं जानता है, और ये जो भी वीडियो बनाए जाते हैं बहुत सोच समझ के अपलोड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। सभी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।